गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे कि लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो प्रतिरोध में किस प्रकार परिवर्तन होगा, और प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव के बारे में बता रहे थे हम कि किसी भी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिपथ का समीकरण, सरल परिपथ का समीकरण। सरल परिपथ का समीकरण। सरल परिपथ के समीकरण जानने से पहले एक क्वेश्चन है कि सेल को जब उपयोग में लाया जाता है तो सेल गर्म क्यों हो जाता है। जब भी हम सेल को उपयोग में लाते हैं तो सेल गर्म क्यों हो जाता है। तो इसका एक वर्ड में जवाब दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण। सेल गर्म क्यों हो जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण। यदि विस्तार से बताया जाए तो चूंकि सेल के अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है जो ऊर्जा का स्रोत होता है। सेल के अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है जो ऊर्जा का स्रोत होता है। चूंकि यह पदार्थ है अतः सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। सेल के अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है जो ऊर्जा का स्रोत होता है। चूंकि यह पदार्थ है अतः सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब सेल से धारा ली जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब सेल से धारा ली जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यही कारण है कि जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल गर्म हो जाता है। चूंकि सेल के अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा के लिए ही उसको भरा जाता है। चूंकि यह पदार्थ है अतः सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। चूंकि यह पदार्थ है अतः सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। इसी बाधा को ही आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध को छोटा r द्वारा सूचित किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध को छोटा r द्वारा सूचित किया जाता है। जब सेल से धारा ली जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, और यही कारण है कि जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल गर्म हो जाता है। अब हमने माना कि सेल के अंदर कुल ऊर्जा कितनी है। माना सेल के अंदर कुल ऊर्जा बराबर E आई, मैंने ई क्यू लिखिए। सेल के अंदर कुल ऊर्जा बराबर ई क्यू, और ई क्यू का हो गया आई टी। तो सेल के अंदर कुल ऊर्जा बराबर ई आई टी। अब किसी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर ये सूत्र आया कहाँ से, ई इंटू क्यू कहाँ से आया। तो सूत्र बहादुर पढ़े हैं हम लोग, E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू। सेल के अंदर कुल ऊर्जा है ई आई टी। सेल के अंदर कुल ऊर्जा है ई आई टी। हमें ये तो सेल के अंदर था, हमें परिपथ में कितना मिला। परिपथ में प्राप्त ऊर्जा बराबर वी क्यू, यानी वी आई टी। वी का सूत्र हो गया आई आर इंटू आई टी, यानी आई स्क्वायर आर टी। सेल के अंदर जितनी ऊर्जा थी वो टोटल ऊर्जा तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध हमें रास्ते में रोक रहा है। सेल के अंदर जो भी ऊर्जा थी वो टोटल ऊर्जा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ते में आंतरिक प्रतिरोध जो है उसको रोक रहा है, आने से रोक रहा है। तो आने से रोक रहा है तो हम उसको कुछ कमीशन दे के भाग जाएंगे। हम आंतरिक प्रतिरोध को कुछ घूस दे देंगे और तब उससे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध ऐसे आने नहीं देगा उसको। तो हमको बाहर कितना मिला, तो आई स्क्वायर आर टी, और हमने घूस कितना दिया। आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्षय ऊर्जा
बराबर I²RT। बहादुर सेल के अंदर टोटल ऊर्जा इतना था, इतना ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ और इतना ऊर्जा नष्ट हो गया। टोटल ऊर्जा इतना था, हमें इतना मिला और इतना हम कमी घूस दे करके आ गए। यानी सेल में मान लीजिए 100 जूल था तो हमें मिला 80 जूल और 20 जूल हमें क्या हो गया, घूस देना पड़ा, कमीशन देना पड़ा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 प्लस 3, यानी प्राप्त टोटल ऊर्जा था EIT इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ I²RT और प्लस 6 हुआ I²RT। EIT इक्वल टू I²T कॉमन ले लीजिए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो एक y से I कटेगा, एक t से t कटेगा, तो I इक्वल टू E बटा में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I इक्वल टू E बटा में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही हमारा परिपथ का समीकरण है। I इक्वल टू E बटा में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही हमारा परिपथ का समीकरण है। ये हमारा परिपथ, टोटल सेल में ऊर्जा इतना था, हमें इतना प्राप्त हुआ और इतना नष्ट हुआ। ऊर्जा संरक्षण से टोटल ऊर्जा बराबर प्राप्त ऊर्जा प्लस नष्ट ऊर्जा, सॉल्व किए तो I इक्वल टू E बटा में बड़ा R प्लस छोटा r, यही हमारा परिपथ का समीकरण है। इस सूत्र की खास बात बता दें कि यदि कहीं भी आंतरिक प्रतिरोध वर्ड आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी थ्योरी में आंतरिक प्रतिरोध वर्ड आ जाए तो समझिए कि इस सूत्र का इस्तेमाल जरूर होगा। यदि कहीं भी आंतरिक प्रतिरोध वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि इस सूत्र का इस्तेमाल जरूर होगा, परिपथ के समीकरण का इस्तेमाल जरूर होगा। अब हम बात करने वाले इसी सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो E इक्वल टू I इंटू बड़ा R प्लस छोटा r, तो E इक्वल टू IR प्लस IR, E इक्वल टू V 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 प्लस IR। विद्युतवाहक बल इक्वल टू वोल्टेज प्लस IR। यानी समझने की कोशिश करिएगा, सेल के अंदर टोटल वोल्टेज इतना था, हमें इतना प्राप्त हुआ और आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध ये हमारा वोल्टेज खर्च हुआ। यानी यदि ये 10 वोल्ट है तो हमको मिला 8 वोल्ट और 2 वोल्ट खर्चा हो गया। टोटल सेल के अंदर 10 वोल्ट था तो हमको मिला 8 वोल्ट और 2 वोल्ट खर्चा हो गया। इसीलिए हम लिखवाए थे, याद होगा कि जब सेल से धारा ली जाती है तो विद्युतवाहक बल ज्यादा होता है विभवांतर से। जब सेल से धारा ली जाती है तो विद्युतवाहक बल ज्यादा होता है विभवांतर से, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कुछ खर्चा करा देता है। ऐसा ही नहीं कि केवल लेंगे तब आंतरिक प्रतिरोध खर्चा कराएगा, जब देंगे ना तो भी आंतरिक प्रतिरोध खर्चा कराएगा। जब हम देंगे तो भी हमें आंतरिक प्रतिरोध जो है खर्चा कराएगा। जब सेल को धारा दी जाती है, सेल को धारा देना मतलब चार्ज करना, जब सेल को धारा दी जाती है तो आपका E इक्वल टू V माइनस IR हो जाएगा। जब देंगे तो पहले हमारे पास बाहर में है और सेल के अंदर बाद में जाएगा, तो बाहर में हमारे पास जो भी रहेगा वो टोटल हम सेल को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रास्ते में आंतरिक प्रतिरोध फिर से रुका हुआ है। हमारे पास 10 वोल्ट है, हम चाहते हैं कि 10 वोल्ट दे दें, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध फिर से रुकावट डालता है और कहता है कि 2 वोल्ट हमको भी चाहिए। तो सेल को कितना मिला? 8 वोल्ट। यानी जब सेल को धारा दी जाती है तो विभवांतर ज्यादा होता है विद्युतवाहक बल से। जब सेल को धारा दी जाती है तो विभवांतर ज्यादा होता है विद्युतवाहक बल से, और जब सेल से धारा ली जाती है तो विद्युतवाहक बल ज्यादा होता है विभवांतर से। कॉमन सेंस की बात है बहादुर, पहले से जो भी रहेगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि जब लेंगे या देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध हर बार रास्ते में रुकावट डालेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है
और आप चाहते हैं कि हमें दे, तो हमें देंगे तो टोटल नहीं आ पाएगा, आंतरिक प्रतिरोध रास्ते में कुछ खर्चा करवाएगा आपसे, इसीलिए आप चाह करके भी पूरा नहीं दे सकते, और हम भी आपको चाह करके पूरा नहीं दे सकते। हम भी देंगे तो भी आंतरिक प्रतिरोध रास्ते में रोकेगा। विद्युतवाहक वाला विभवांतर दो किनारे हो गए और रास्ते में हो गया आंतरिक प्रतिरोध, तो इधर से इधर जाएंगे तो भी आंतरिक प्रतिरोध को कमीशन देना पड़ेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो भी आंतरिक प्रतिरोध को कमीशन देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब सेल से धारा ली जाती है तो विद्युतवाहक बल ज्यादा होता है विभवांतर से, और जब सेल को धारा दी जाती है तो विद्युतवाहक बल विभवांतर ज्यादा होता है विद्युतवाहक बल से। ये रहा आपका परिपथ के समीकरण, ये टोटल आपका परिपथ का समीकरण है, इसको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा टर्म है परिपथ के समीकरण के अलावे जो हमारा टर्म है वो है महत्तम शक्ति सिद्धांत। महत्तम शक्ति सिद्धांत, किसी परिपथ में शक्ति का मान महत्तम हो जाता है, किसी परिपथ में शक्ति का मान महत्तम हो जाता है। कब? किसी परिपथ में शक्ति का मान महत्तम हो जाता है कब? जब विद्युतवाहक बल विभवांतर से ज्यादा होता है, सॉरी, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी परिपथ में शक्ति का मान शक्ति का मान महत्तम होता है कब? जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी परिपथ में शक्ति का मान महत्तम कब होता है? तो जब विद्युतवाहक बल विभवांतर के बराबर होता है। यानी महत्तम शक्ति होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, महत्तम शक्ति होने के लिए, महत्तम शक्ति होने के लिए जरूरी है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। महत्तम शक्ति होने के लिए जरूरी है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, यानी छोटा आर बराबर हो बड़ा आर के। जब छोटा आर बराबर होगा बड़ा आर के तो शक्ति का मान महत्तम होगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे पॉसिबल है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, बड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा मैथमेटिक्स टफ है इसका। चूंकि हम जानते हैं कि परिपथ के समीकरण से, चूंकि हम जानते हैं कि परिपथ के समीकरण से I बराबर E बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर, I बराबर E बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर, माना परिपथ की शक्ति बराबर P, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। P बराबर I का मान E बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर इंटू आर। P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, तो P बराबर E बटा में बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर इंटू आर। P बराबर E स्क्वायर बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर बटा में आर। ये मेन बटा हुआ तो ये चौथा स्टेप में आ गया। P बराबर E स्क्वायर बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर बटा में रूट आर टोटल का होल स्क्वायर। P बराबर E स्क्वायर बटा आर बटा में रूट आर प्लस आर बटा में रूट आर का होल स्क्वायर। P बराबर E स्क्वायर बटा रूट आर प्लस आर बाई रूट आर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यहां तक केवल मैथमेटिक्स से कोई बड़ी बात नहीं है। परिपथ में शक्ति का मान महत्तम तभी होगा जब बाह्य प्रतिरोध के मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। परिपथ में शक्ति का मान महत्तम तभी होगा जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। चूंकि हम जानते हैं कि परिपथ के समीकरण से I बराबर E बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो परिपथ की शक्ति बराबर P, तो P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, तो P बराबर I के जगह पर E बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर इंटू आर। आर आ गया बटा में, आर आ गया बटा में, यहाँ पर आर को हम स्क्वायर के अंदर लाने के लिए रूट आर लिख दिए, फिर दोनों को अलग अलग बटा में कर दिए, इतना आया।
अब जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। शक्ति का मान बढ़ेगा, ये जब बढ़ेगा तो शक्ति घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जब ये न्यूनतम होगा ये महत्तम होगा, जब ये न्यूनतम होगा ये महत्तम होगा। यानी शक्ति महत्तम होने के लिए इसको न्यूनतम होना जरूरी है। शक्ति के मान महत्तम होने के लिए इसको न्यूनतम होना जरूरी है। शक्ति के मान महत्तम होने के लिए इसको न्यूनतम होना जरूरी है। अब हम शक्ति का मान महत्तम करने के लिए हम इसको न्यूनतम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब जब वो न्यूनतम होगा तो शक्ति अपने आप महत्तम हो जाएगा। जब ये न्यूनतम होगा तो शक्ति अपने आप महत्तम हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, शक्ति का मान महत्तम होने के लिए, शक्ति का मान महत्तम होने के लिए रूट आर प्लस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर का मान न्यूनतम होना आवश्यक है। शक्ति का मान महत्तम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना आवश्यक है। तो चूंकि रूट आर प्लस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर बराबर रूट आर माइनस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो रूट आर माइनस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर प्लस 4r। 4r आंतरिक प्रतिरोध है, और आंतरिक प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। आंतरिक प्रतिरोध कांस्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा बहादुर, फिर से एक बार, जब ये न्यूनतम होगा तो ये महत्तम होगा, जब ये न्यूनतम होगा तो ये महत्तम होगा, जब ये न्यूनतम होगा तो ये महत्तम होगा, और ये न्यूनतम तब होगा जब ये न्यूनतम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये न्यूनतम तब होगा जब ये न्यूनतम होगा। अब हम इसको न्यूनतम करना छोड़ के इसको न्यूनतम करने जा रहे हैं। इसको न्यूनतम करना छोड़ के इसको न्यूनतम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, रूट आर प्लस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर का मान न्यूनतम होने के लिए, न्यूनतम होने के लिए रूट आर माइनस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर का मान न्यूनतम होना आवश्यक है। इसका मान न्यूनतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना आवश्यक है। इसका मान न्यूनतम होने के लिए इसका मान न्यूनतम होना आवश्यक है। इसीलिए रूट आर माइनस आर बाई रूट आर के होल स्क्वायर बराबर इसका न्यूनतम मान 0 होगा। इसका न्यूनतम मान होने के लिए इसका न्यूनतम होना जरूरी है, और इसका न्यूनतम मान 0 होगा। तो रूट आर माइनस आर बाई रूट आर बराबर 0, रूट आर बराबर आर बाई रूट आर, क्रॉस गुना कर दीजिए तो आर बराबर आर, यही तो हो गया। यानी जब बड़ा आर बराबर छोटा आर होगा तो ये न्यूनतम होगा, ये न्यूनतम होगा तो ये न्यूनतम होगा, और ये न्यूनतम होगा तो शक्ति महत्तम होगा। यही तो प्रूफ करना था। जब बड़ा आर बराबर छोटा आर होगा तो ये न्यूनतम होगा, ये न्यूनतम होगा तो ये न्यूनतम होगा, और ये न्यूनतम होगा तो शक्ति महत्तम होगा। ये मैथमेटिकल है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। यहां पर एक सूत्र इस्तेमाल किया गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। सूत्र होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर
a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब एक स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर इसका न्यूनतम मान 0 कैसे जान गए आप, कि इसका न्यूनतम मान 0 कैसे हो गया, इसका न्यूनतम मान 0 कहां से लिख दिए? तो इसका जवाब ले लीजिए कि किसी भी वर्ग राशि का न्यूनतम मान 0 होता है। किसी भी वर्ग राशि का न्यूनतम मान 0 होता है। किसी भी वर्ग राशि का मिनिमम मान 0 होता है, इसीलिए इसका मिनिमम मान 0 हुआ है। किसी भी वर्ग राशि का मिनिमम मान 0 ही होता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करता है ना तो प्लस हो जाता है, इसीलिए वर्ग राशि का मिनिमम मान 0 होता है। फिर एक स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर जब वर्ग राशि का मिनिमम मान 0 होता है तो इसका भी तो मान 0 हो सकता था, क्योंकि यह भी तो वर्ग राशि है। जब किसी भी वर्ग राशि का मिनिमम मान 0 हो सकता है तो यह भी तो वर्ग राशि है, इसका भी तो मान 0 हो सकता था। बहादुर, इसका मान 0 हो सकता था, लेकिन जब इसका मान 0 रखेंगे तो प्रतिरोध ऋणात्मक आ जाएगा, और प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता है, असंभव है। जब इसका मान 0 रखेंगे तो प्रतिरोध ऋणात्मक आ जाएगा, और प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता है, असंभव है, इसीलिए इसका मान 0 नहीं हो सकता। इसका एक और रीजन हम दे सकते हैं कि इसका मान जैसे ही 0 रखेंगे शक्ति अनंत हो जाएगा। जब इसका मान 0 रखेंगे तो शक्ति अनंत हो जाएगा, और आप भी जानते हैं कि अनंत शक्ति किसी के पास नहीं होता है, चाहे वो यंत्र ही क्यों ना हो, या इंसान ही क्यों ना हो, या जानवर ही क्यों ना हो, अनंत शक्ति किसी के पास भी नहीं है। अनंत शक्ति किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए इसका मान 0 नहीं हो सकता है। हम आशा करते हैं आपको ये महत्तम शक्ति सिद्धांत समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। परिपथ के समीकरण हमने बताया और महत्तम शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया। परिपथ के समीकरण बताया और महत्तम शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया। अगले हम वीडियो में लगभग 20 फार्मूलों की बात करेंगे। अगले हम वीडियो में 20 फार्मूले की बात करेंगे। उसके बाद प्रतिरोधों के समूहन और सेलों के समूहन के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।